हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में यानी पिछले वीडियो में हमने विलेयन चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की थी और हमने विलेयता के बारे में बात किया था। तो सबसे पहले उस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा आपको 2 लाइन बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। कहते हैं कि मौसमों का ख्याल रखा करो, मौसमों का ख्याल रखा करो, अपने लहू में कुछ उबाल रखा करो, अपने लहू में कुछ उबाल रखा करो। लाख दोस्ताना हो सूरज से, लाख दोस्ताना हो सूरज से, पर चंद्र जुगनू भी पाल रखा करो, चंद्र जुगनू भी पाल रखा करो। तो हमने विलेयता के बारे में बात कर लिया था। आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। जो सॉल्युबिलिटी है यानी विलेयता है, किसी भी विलेन को बनाने के लिए हमें किस प्रकार के ठोस, किस प्रकार के द्रव और किस प्रकार के गैस का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो वाली मतलब होने वाली है, उससे आगे की टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है हेनरी का नियम। कौन सा नियम? हेनरी का नियम यानी कक्षा 12 जो केमिस्ट्री है उसमें जो विलेन चैप्टर है, विलेन चैप्टर का जो हेनरी का नियम है, ये लगभग तय होता है कि इसमें से एक क्वेश्चन चाहे वो 1 नंबर में पूछे, चाहे 2 नंबर में, चाहे 3 नंबर में, चाहे 5 नंबर में, एक क्वेश्चन तय ही होता है कि 1 नंबर मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे यूपी बोर्ड 2026 में होने वाले एग्जामों में। तो इसको हम मान के चलते हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप इस पे लिखिए इंपॉर्टेंट। ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आईआईटी जेई नीट की दृष्टि भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट ही होता है। तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम क्या है? तो हेनरी के नियम को समझने से पहले हमने आपको उस यानी पिछली वीडियो में एक बात बताई थी, क्या कि जो गैस और द्रव, गैस और द्रव को मिलाकर हमने क्या बनाया था गुड्डा? एक विलेन बनाया था। क्या बनाया था? विलेन बनाया था। तो सबसे पहले बात यही होती है कि गैस किसी द्रव, यानी मान लो गैस तो गैस ही होता है और द्रव का मतलब पानी ले लो। क्या ले लो? पानी ले लो। तो क्या हम किसी द्रव के अंदर यानी किसी पानी के अंदर गैस डाल सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, पानी के अंदर गैस को हम डाल सकते हैं। बस शर्त है प्रेशर यानी दाब लगाना पड़ता है। क्या शर्त है? प्रेशर यानी दाब लगाना पड़ता है। तो हमने कहा था कि सारे ठोस पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, सारे द्रव पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, लेकिन हमने ये भी बताया था कि सारी गैसें यानी ऑल गैसें डिजॉल्व इन वाटर, मतलब सारी गैसें पानी के अंदर घुल जाती हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि सारे ठोस, सारे द्रव पानी में नहीं घुलते हैं, परंतु सारी गैसें पानी के अंदर घुल जाती हैं? तो इसका हमने आंसर भी उसी वीडियो में बता दिया था कि जो जल होता है उसके अंदर पाया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराणुविक बल, और इसमें पाया जाता है इंटरस्टिशियल गैप। क्या पाया जाता है? इंटरस्टिशियल गैप। तो गैप नहीं, जो जल का अणु होता है उसके अंदर रिक्तियां होती हैं यानी जगह होती है या स्थान होता है खाली। उन खाली स्थानों में जो गैस के अणु होते हैं वो उस खाली स्थान में आसानी से बैठ जाते हैं। जो अणु आकार में बड़े होते हैं वे उस गैस के अंदर ज़्यादा आसानी से बैठ जाते हैं, जो अणु आकार में छोटे होते हैं वे उस गैस के अंदर आसानी से बैठ नहीं पाते हैं। उनको बैठाने के लिए हमें प्रेशर यानी देना पड़ता है। अब कौन से अणु आसानी से बैठ जाते हैं? तो हमने बताया था SO2, SO3, ठीक है, और CO2। ये सारी गैसें हैं जो पानी के अंदर बगैर प्रेशर यानी कम प्रेशर में भी काम हो जाता है और ये जल के साथ तुरंत घुल जाती हैं। लेकिन यहीं पर हमारे साथ जैसे हाइड्रोजन, जैसे हीलियम, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, ये भी सारी गैसें हैं। तो इन सारी गैसों को पानी में बैठाने के लिए या पानी में घोलने के लिए, द्रव में डालने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है। अब इसमें ज़्यादा की आवश्यकता क्यों होती है, इसमें कम की आवश्यकता क्यों होती है? तो गुड्डा सिंपल सी बात है, ये जो आपके पास अणु दिख रहा है ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो जिनका जैसे मॉलिक्यूल्स जिनका आणविक स्ट्रक्चर यानी परमाणु का जो आकार होता है या अणु का जो आकार होता है बड़ा होता है, और बड़े मॉलिक्यूल्स उस रिक्ति के अंदर आसानी से बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो अणु हैं, ये पानी के अंदर उतना आसानी से नहीं बैठ पाते हैं जितना अच्छे से ये बैठ जाते हैं। तो इनको अच्छे से बैठाने के लिए यानी पानी में अच्छे से घोलने के लिए हमें प्रेशर यानी दाब की आवश्यकता पड़ती है। तो इस बात को किसने बताया था कि किसी भी गैस को द्रव के अंदर डाल सकते हैं यानी पानी के अंदर डाल सकते हैं? तो गुड्डा हम आपको बताते हैं
कि हेनरी साहब से पहले, यानी जो हेनरी साहब हैं इनसे पहले कोई नहीं जानता था कि किसी भी पानी यानी द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर हम गैस को डाल सकते हैं। ये कल्पना हेनरी साहब ने बताया, यानी हेनरी साहब ने दी, और लोग आज सोच रहे हैं कि हाँ ये तो सिंपल सी बात है कि हम पानी के अंदर गैस डाल सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन हेनरी साहब से पहले, यानी जब हेनरी का नियम आया उससे पहले कोई नहीं जानता था कि हम किसी भी द्रव के अंदर गैस को डाल सकते हैं। तो हेनरी ने ही बताया था किसी भी द्रव के अंदर गैस को डाल सकते हैं, पर शर्त है क्या लगाना पड़ेगा? दाब। क्या लगाना पड़ेगा? दाब। किसी भी गैस को द्रव के अंदर हम डाल सकते हैं, बस कंडीशन यानी शर्त है कि प्रेशर यानी दाब लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप दाब लगाएंगे किसी भी गैस को किसी भी द्रव के अंदर डालने के लिए, जितना ज़्यादा आप दाब लगाएंगे उस द्रव के अंदर गैस की मात्रा उतनी ही घुलती जाएगी, उस द्रव के अंदर गैस की मात्रा उतनी ही घुलती जाएगी। हेनरी ने अपने नियम में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बताई। हेनरी साहब ने अपने नियम में कुछ बड़ी बात नहीं बताई। उन्होंने कहा सिंपल सी बात है कि यदि हम किसी द्रव में गैस को घोलना चाहते हैं तो लगाना पड़ेगा प्रेशर। क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर। बस शर्त यह है कि कोई जो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं उनको द्रव में डालने के लिए कम प्रेशर की आवश्यकता होती है, और जो मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं उनको द्रव में डालने के लिए ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है। बस शर्त है कि आपको देना पड़ेगा प्रेशर। अब सबसे पहले बात ये होती है कि हेनरी का नियम हमारे समाज में यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम किसी भी द्रव के अंदर कैसे गैस को देख पाएंगे। तो पहला एग्जांपल है, आपको आपके समाज में गर्मी का महीना चल ही रहा है तो आप लोग आपके इधर शॉप में या अपने घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते होंगे। क्या लाते होंगे गुड्डा? कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हेनरी के नियम को, यानी हेनरी के नियम का जो एग्जाम्पल है वो हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। क्या कि हमारे पास मान लो ये कोई बॉटल है। क्या है? ये कोई बॉटल है। तो इस बॉटल को जब हम खोलते हैं, क्या इस बॉटल को जब हम ओपन करते हैं तो इस बॉटल के अंदर जब ओपन करते हैं तो एक गैस आती है। इस बॉटल के अंदर से क्या निकलती है? गैस। तो इस पानी यानी जो हमारा बॉटल था इसके अंदर भरा था द्रव, तो द्रव को जब हमने यानी जब बॉटल को ओपन किया तो उस द्रव के अंदर से गैस कैसे निकली? तो इसको हेनरी के नियम को इस बॉटल के अंदर हम आसानी से देख सकते हैं। मान लो हमारे पास एक बॉटल है, जब हमने क्या किया, इस बॉटल खोला तो निकली गैस। क्या निकली? गैस। तो हेनरी ने कहा था कि किसी भी द्रव के अंदर, इस पानी की इस बॉटल के अंदर क्या था? द्रव ही तो था, पानी ही तो था। तो इसके अंदर पानी था यानी द्रव था, इसके अंदर हमने गैस डाल दिया। क्या डाल दिया? गैस। तो जब इसके अंदर गैस डाला तो हमें देना पड़ा होगा प्रेशर। क्या? प्रेशर यानी दाब। तो हेनरी ने यही तो कहा है कि आप दाब देंगे, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे किसी भी पानी यानी द्रव के अंदर गैस की जो सॉल्युबिलिटी यानी मात्रा है वो उतनी ही ज़्यादा घुलती जाएगी। बस इतनी सी बात उन्होंने कहा। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? तो पहला है कोल्ड ड्रिंक की बोतल। दूसरा है, आपने देखा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो ऊपर माउंटेन पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो अपने पीछे सिलेंडर लाद के ले जाते हैं। तो उस सिलेंडर की बोतल को में भी क्या होता है? गैस डाली जाती है, और वो भी क्या है? एक हेनरी का नियम का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि जो पानी के अंदर गोताखोर होते हैं वो भी अपने पीठ के ऊपर सिलेंडर लाद लेके जाते हैं। तो वो जो गोताखोर होते हैं उनके अंदर भी क्या देखने को मिलता है? हेनरी का नियम। और हम सिंपल भाषा में कहना चाहें तो हेनरी का नियम, यदि किसी द्रव में आपको गैस घुली हुई दिखाई दे रही है, क्या कहा? कि यदि किसी द्रव में कोई गैस घुली हुई दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो हेनरी के नियम का पालन कर रहा है, वो हेनरी के नियम का पालन कर रहा है। हेनरी साहब ने क्या कहा कि यदि किसी द्रव में आपको गैस घोलना है तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा और वो गैस द्रव के अंदर यानी पानी के अंदर घुल जाएगी। अब इनके नियम को हम थोड़ा लिखते हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन था कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है? बताओ गुड्डा। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके अंदर डाली जाती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बस ये अलग है कि किसी बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और किसी के अंदर कम होती है। यदि किसी बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो उसके अंदर से ज़्यादा ज़्यादा मतलब गैस निकलेगी बोतल को ओपन करते समय, और यदि कम है तो कम गैस निकलेगी। अब हम हेनरी के नियम को थोड़ा लिखते हैं। हेनरी का नियम, तो हेनरी के लिखते हैं। हेनरी साहब ने क्या कहा?
किसी भी द्रव में गैस को घोलने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। किसी भी द्रव में गैस को घोलने के लिए यहां थोड़ा शब्द लिख लो, घोलने के लिए। घोलने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार आपको लिखना है डैश खींच के डबल इन्वर्टर कॉमा में, स्थिर ताप पर किसी विलायक में विलायक में इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। देखो गुड्डा, सारे बच्चे इधर देखेंगे, पे अटेंशन। किसी भी द्रव में गैस को घोलने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये रूल है इनका, हेनरी का जो मेन रूल है वो यहाँ से यहाँ तक है। लिखा है स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसी को हम हेनरी का नियम कहते हैं। मेन पॉइंट हमारा यही इतना है जो डबल इन्वर्टर कॉमा के बीच में लिखा है, इसी को हम हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी ने क्या कहा कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को ये नियम समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं कि हेनरी के नियम को और अच्छे से एक्सप्लेन यानी फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले एक फेनोमेना बनाइए आप। मान लो हमारे पास एक पात्र है कोई पात्र है और इस पात्र में हमने डाल रखा है पानी। क्या डाल रखा है? पानी, यानी वाटर। जल ले लो या पानी ले लो या वाटर ले लो, ठीक। इसमें अंदर भरा है पानी और हम इस पानी के अंदर गैस को डालना चाहते हैं। तो गैस को डालने के लिए जो नियम दिया गया पानी के अंदर, उसी को तो हम हेनरी का नियम कहेंगे। तो इसमें क्या कहा, इस फार्मूले यानी इस नियम के हिसाब से देखो और इसका इस्तेमाल करो। स्थिर ताप पर मान लो हमारा पास जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। जो भी आप टेम्परेचर है वो स्थिर ताप है। किसी विलायक यानी विलायक का मतलब जल, पानी, ठीक है, जो ज़्यादा हो, किसी विलायक यानी पानी हो गया, ठीक है। विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, मान लो हमारे पास जो पानी है वो 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। जो पानी है गुड्डा वो हमारे पास कितना है? 1 लीटर है। इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा मतलब 1 लीटर पानी के अंदर कितनी गैस घोल रहे हो। क्या? कितनी गैस घोल रहे हो। गैस की मात्रा जो लगाया गया दाब है, यानी गैस की मात्रा गैस के दाब के यानी आप कितना दाब दे रहे हो, गैस का दाब कितना है वो उसके समानुपाती होता है। तो इसको हम ये सूत्र के वे में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि जो लिखा है कि विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी जो प्रेशर है हमारा वो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा
गैसों की विलेयता। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारा दाब है वो समानुपाती है विलायक में घुली गैस की मात्रा, मतलब कितनी विलायक के अंदर कितनी गैस की मात्रा घुली है। विलायक इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारा दाब है वो समानुपाती है विलायक में घुली गैस की मात्रा, मतलब कितनी विलायक के अंदर कितनी गैस की मात्रा घुली है। विलायक में घुली गैस की मात्रा मतलब समानुपाती होगा प्रेशर, मतलब किसी विलायक यानी पानी के अंदर आप कितना गैस डाल रहे हो ये किसके समानुपाती होगा, दाब के। यानी दाब को हमने लिख दिया प्रेशर, क्या लिख दिया, प्रेशर, यानी P प्रोपोर्शनल टू विलायक में घुली गैस की मात्रा। यही तो कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कितनी गैस आपने इस विलायक के अंदर डाल रखी है वो समानुपाती होगा किसके, प्रेशर के, किसके, प्रेशर के। और आपको तो पता है गुड्डा कि जो विलायक में घुली गैस की मात्रा है, मात्रा को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में मापते हैं। जो मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज होता है, यानी जो मात्रा होती है उसको हम मोल प्रभाज के पदों में मापते हैं। तो मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, तो मान लो हमारे पास एक विलयन है, मान लो इसमें ए और बी दो क्या है, पदार्थ हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स से लिखते हैं। क्या कहा, जो मोल प्रभाज होता है उसको हम कैपिटल एक्स से लिखते हैं। तो जो कैपिटल एक्स होगा, आपने पूछा आपसे किसी ने कहा कि बताओ एक्स ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो हम लिखेंगे एक्स ए, क्या लिखेंगे, एक्स ए, और विलेय के मोल यानी नंबर ऑफ ए और अपान नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, मतलब विलेय के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोल। क्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोल। क्या लिखा कि जब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एक्स ए यानी ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो मोल प्रभाज को आप एक्स से लिखेंगे, और ए का पूछेगा तो एक्स से, बी का पूछेगा तो एक्स बी, और जिसका पूछेगा उसको उसके हिसाब से लिखेंगे। और ये क्या है, नंबर ऑफ ए यानी ए के मोल बटे कुल मोल, ए के मोल बटे कुल मोल। ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने का तरीका होता है। आपसे पूछा किसी ने कि बताओ बी का मोल प्रभाज क्या होगा, तो लिखेंगे मोल प्रभाज को बी से और मोल प्रभाज को एक्स से, और बी का पूछा है तो बी लिखेंगे, एक्स बी बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ बी, क्योंकि यहाँ बी का मोल प्रभाज पूछा है। जिसका मोल प्रभाज पूछेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जिसका मोल प्रभाज मतलब नहीं पूछेगा उसको हम नीचे कुल मोल लिखेंगे। जिसका मोल प्रभाज पूछेगा उसको ऊपर बटे कुल मोल, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये होता है मोल प्रभाज ज्ञात करने का तरीका। हमने कहा कि जो विलायक में घुली गैस की मात्रा है उसको हम मोल प्रभाज के टर्म में मापेंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि जो P प्रोपोर्शनल टू होगा वो क्या होगा, X हो जाएगा, क्योंकि विलायक में घुली गैस की मात्रा उसको हम मोल प्रभाज के पदों में मापेंगे। और हमने गुड्डा आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो मोल प्रभाज होगा उसको हम कैपिटल X से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, कैपिटल X से लिखेंगे। इसका मतलब P समानुपाती हो जाएगा X से। अब बताओ X किसका हो जाएगा, तो यहाँ बताओ किसके कौन सी गैस है, इसका मतलब गैस के समानुपाती हो जाएगा, तो इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू XG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू XG। यदि हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो P बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपान K, क्या हो जाएगा, 1 अपान से सॉरी एक मिनट, P बराबर हो जाएगा K इंटू यहाँ पे जो XG है वो XG का XG ही रहेगा। तो यदि हम K को इधर ले आए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अपान K बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ से 1 अपान एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1 अपान के का मान, तो यहाँ हो जाएगा P बराबर 1 अपान के को बोलेंगे KH, क्या बोलेंगे, KH। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा XG के, और ये लिखें तो इसको उधर भेज दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा K इंटू H, ठीक है, और यहाँ XG हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XG। तो देखो क्या मिला, एक नया फार्मूला मिला, P बराबर KHX। क्या मिला, P बराबर KHX। तो इसको थोड़ा ऐसे लिखना चाहें तो P बराबर हमारे पास मिला P बराबर KH इंटू XG।
ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला मिला हेनरी के नियम का। किसके नियम का? हेनरी के नियम का। P बराबर KHS। यस, हम इसको थोड़ा और ओपन करें तो क्या होगा, तो जो xg है, जो हमारे पास xg है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आपको पता है मोल प्रभाज, तो आपको पता ही होगा xg क्या है। x का आपका मतलब पता है कि x का मतलब मोल प्रभाज होता है और g का मतलब गैस, इसका मतलब गैस का मोल प्रभाज। जिस प्रकार आपने इसके अंदर a और b के मोल प्रभाज निकाला था कि xa बराबर नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b, और यहाँ xb बराबर नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ n प्लस नंबर ऑफ b। वैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ xg का मान क्या होगा, अभी आपने xa निकाला, अभी आपने xb निकाला, यदि आपसे पूछे कोई xg का मान बताओ तो क्या बताएंगे कि p बराबर यहाँ पे हो जाएगा kh इंटू जो xg है, आपने देखो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जल भी है और आप प्रेशर देकर इसके अंदर क्या डाल रहे हैं गुड्डा, दाब देकर क्या डाल रहे हैं, गैस। क्या इसका मतलब इस विलायक के अंदर एक गैस भी आ रही है, इसका मतलब विलेन बना, तो इसका मतलब लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ गैस, यानी नंबर ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ वाटर। यानी इस पात्र के अंदर जल तो था ही, लेकिन आपने प्रेशर देके इसके अंदर क्या डाला, गैस डाला, तो यहाँ हो जाएगा गैस के मोलों की संख्या बटे कुल मोल, गैस के मोलों की संख्या बटे कुल मोल, क्योंकि हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं गैस का, क्योंकि हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं गैस का, तो गैस का मोल प्रभाज निकालने के लिए तो वही तरीका होता है जिस प्रकार आपने ए का मोल प्रभाज निकाला था और जिस प्रकार आपने बी का मोल प्रभाज निकाला था। तो जब गैस का मोल प्रभाज निकाला तो नंबर ऑफ जी अपॉन नंबर ऑफ जी प्लस नंबर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। तो हमें एक नया फार्मूला वाला क्या कि P बराबर KH इंटू नंबर ऑफ G अपॉन नंबर ऑफ G प्लस नंबर ऑफ W। ठीक है, यदि इस सूत्र को थोड़ा हम और चेंज करना चाहें तो क्या होगा, यदि हम इस सूत्र को थोड़ा और चेंज करें तो क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, ये मोल प्रभाज के टर्म में लिखा है। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ हमारे पास जो जल था वो कितना था, 1 लीटर था, और आपने गैस क्या दिया, सॉरी दाब दिया, और दाब देकर गैस को क्या कर रहे हैं, जल के अंदर यानी इस विलायक के अंदर डाल रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि कितनी ज़्यादा गैस इस जल, मतलब कितना ज़्यादा प्रेशर देंगे और कितनी ज़्यादा जल के अंदर गैस की मात्रा घुलती जाएगी। तो हम आपको बताएं कि दाब देने, मतलब हेनरी ने कहा कि दाब देकर हम किसी भी द्रव के अंदर गैस को डाल सकते हैं। क्या कहा हेनरी साहब ने? हेनरी साहब ने कहा कि किसी भी गैस को हम जल के अंदर यानी वाटर के अंदर क्या करते हैं, प्रेशर देके डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा गैस इसके अंदर नहीं जा सकता है। क्या कि बहुत सारा गैस इसके अंदर नहीं जा सकता है। आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि बताओ 1 लीटर जल के अंदर मोलों की संख्या कितनी होती है, बताओ जल्दी से। 1 लीटर जल के अंदर मोलों की संख्या कितनी होती है, 55.5 मोल। कितना होता है, 5 मोल। अब 55.5 मोल 1 लीटर जल के अंदर पाए जाते हैं। यदि हम यहाँ से मोल शब्द को हटाएं तो मोल शब्द को हटाते हैं, आपने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अवधारणा क्लास 11th और क्लास 9th में, तो मोल शब्द हटते ही वहाँ पे एक वैल्यू नहीं आ जाती है। इसका मतलब हो जाएगा 55.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या हो जाएगा, 55.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास एक नई वैल्यू आई, 1 लीटर जल के अंदर मोलों की संख्या का मान ये है कि लिखा है 55.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि 10 के घात 23 लिखा है। क्या लिखा है, 10 के घात 23। तो हेनरी ने तो कह दिया कि हम दाब देकर किसी भी द्रव के अंदर गैस डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गैस इसके अंदर नहीं आ सकता है। अब दुनिया के किसी भी पदार्थ से बना हुआ पात्र क्यों ना लेके आओ, जब इस मोलों की संख्या बराबरी करने के लिए आप प्रेशर देंगे तो वो पात्र फट जाएगा या टूट जाएगा। इसीलिए इस मोलों की संख्या की बराबरी गैस के मोलों की संख्या कभी नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा 10 के घात 23। अब कितना भी प्रेशर क्यों ना दे ले, 1 लीटर जल के अंदर इतने मोल होते हैं और इतने मोल की बराबरी गैस के मोल कभी नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हम यहाँ से एक नई वैल्यू पा सकते हैं क्या कि देखिए Ng अपॉन Ng प्लस NW, इसका मतलब हम गैस के मोलों की संख्या को जल के मोलों की संख्या के सामने नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं। क्या कहा कि हमारे पास एक वैल्यू थी P बराबर KH इंटू Ng अपॉन ये जो हमारे पास Ng प्लस NW का मान था। यदि हमने कहा कि बहुत ज़्यादा गैस पानी के अंदर नहीं घुल सकता है, किसके मुकाबले, जल के मुकाबले, जल के मोलों की संख्या के मुकाबले जो गैस के मोलों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा घुल नहीं सकती है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि जो Ng का मान है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा NW। क्या, NW हो जाएगा। इसका मतलब
जो गैस के मोलों की संख्या है वो जल के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। इसका मतलब उसको नगण्य मान लो। तो यहाँ पे एक नया फार्मूला लेगा, P बराबर KH इंटू NG/NW। क्या मिलेगा? NG/NW। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या किया, NG को छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। तो आपके पास एक नया फार्मूला मिल गया। ठीक है, क्या बराबर? P बराबर KH इंटू NG/NW। ये थोड़ा और चेंज करना चाहें, इस फार्मूले को थोड़ा और बदलना चाहें तो क्या लिखा है? NG। NG का मतलब गैस के मोल। आपको पता है मोल शब्द को किसमें लिखते हैं? NG का मतलब गैस के मोल, और मोल क्या होता है? W/M। क्या होता है? W/M। तो यहाँ से एक नया फार्मूला मिलना चाहे तो यहाँ से एक नया फार्मूला लेगा कि P बराबर क्या है? KH इंटू NG का मतलब गैस के मोल होता है। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है N=W/M, यानी भार बटे अणु भार। क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणु भार। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा NG के स्थान पे WG। क्या हो जाएगा गुड्डा? WG अपान क्या हो जाएगा? MG। क्या हो जाएगा? MG। और यहाँ पे प्लस क्या है? NW। क्या है? NW। और इसको चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो इंटू K इंटू H। तो यहाँ से P बराबर एक नया फार्मूला हमको मिला, P बराबर WG इंटू KH/mg प्लस NW। यहाँ से हमने एक क्वेश्चन आपको नहीं बताया कि ये KH क्या है, तो लिख लेना है आपको, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। कौन? KH। KH को हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। अलग अलग पदार्थ के लिए KH का मान यानी हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, खुश रहो।